क्या हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? बिल्कुल, मैं भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ। और मैं बिल्कुल भी ऐसी मिली-जुली बात नहीं करूँगी। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, आपने अब कवित्री का चयन किया जो कि साहित्य में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। जब आप एक छोटे से गांव में होते हैं और वहाँ से निकल कर के जब देश दुनिया में जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि आप, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि वहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सरकारी नौकरी के लिए ये सोच करके कि एक तरह से भविष्य सेफ हो जाता है, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, आप एक नौकरी, और ये बड़ी बात भी है बेशक से। इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत रोका टोका जाता है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे दादाजी खुद कवि थे, लेकिन उसके बाद भी मैं पढ़ाई का रास्ता नहीं चुन रही। पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई से मिलने वाले फ़ायदे का रास्ता नहीं चुन रही थी, मैं चुन रही थी। कोई आपके साथ ऐसा कोई क्षण हुआ जब आप टूट चुकी रही हों कि नहीं भाई अब आगे नहीं किया जा सकता, बहुत मैं हार चुकी हूँ, फिर आप प्रस्तुति में एक बार ज़रूर मैं टूट गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, और वो घटना इस तरह से थी कि, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो उसको लेकर कि फ़िलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, कश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, हर आतंकी के मरने पर मातम खूब मनाते हैं, जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में हूं और मेरे साथ बुंदेलखंड की जानी मानी कवित्री माननीय डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी हैं। ये ललितपुर से हैं और मैं पन्ना से हूं और दोनों लोग ही बुंदेलखंड से हैं। और हमारी बुंदेलखंड की आवाज़ को जिस तरह से राष्ट्रीय पटल में दीदी ने रखा है, ये एक बेहद ही बुंदेलखंड के लिए प्राप्ति है और ये उपलब्धि देश में और विदेश में जिस तरह से पहुंची है और आज तक बुंदेलखंड में ऐसी उपलब्धि हमने नहीं देखी है। मैं दीदी से जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि बुंदेलखंड से विदेशों तक का सफ़र, देश का सफ़र आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे क्या, किसी को भी ये सफ़र बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक छोटे से गांव में होते हैं और वहाँ से निकल कर के जब देश दुनिया में जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि आप गौरव हैं, आपके कारण हमें अच्छा लगता है, तो ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे उन अपनों का जो लोग इस बात को कहते भी हैं और इस बात को समझते भी हैं और मेरी हिम्मत को हौसला देते हैं, मेरा साथ देते हैं। सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यदि आपकी बेसिक से शुरुआत करूं तो आपने बुंदेलखंड से ही बेसिक शिक्षा ली, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई के मेरिट के बाद आपने डिग्रियां भी काफ़ी ली होंगी और कॉलेज गई, लेकिन मैं आज की यूथ से समझना चाहता हूं, आप भी यूथ में हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, आपने अब कवित्री का चयन किया जो कि साहित्य में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, कैसे मतलब? हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। सभी सरकारी नौकरी के लिए ये सोच करके कि एक तरह से भविष्य सेफ हो जाता है, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, आप एक नौकरी, और ये बड़ी बात भी है बेशक से। लेकिन बस कुछ ऐसा था कि मुझे लगता था अंदर से, इस बात का एहसास शुरू से ही था कि मैं कविताओं में कुछ कर पाऊँगी। कहीं ये कह लीजिए कि खून में था, दिल में था, मुझे लगता था कि बस कविता के लिए जीना है। और यकीन मानिए, जिस समय मैंने कविता को चुना था उस समय सरकारी नौकरी ज़्यादा बड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि कविता बड़ी थी इसलिए मैंने सरकारी नौकरी को नहीं चुना। मुझे नहीं पता था कि मैं कविताओं के साथ यहाँ तक आ जाऊँगी, लेकिन मैंने तब भी कविताओं को चुना और शायद यही ईश्वर की अनुकंपा रही होगी कि कविताओं ने मुझे चुना। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी पहले से इसमें लेखनी शुरू की और बड़े बड़े मंचों में जा कर के आपने साहित्य को लेकर और अपनी कविताएं सुनाई जो आपने लिखी। हम देखते हैं ग्रामीण अंचलों से बुंदेलखंड में और ज़्यादातर एक लड़की को शहर में जाने से रोका जाता है, माँ बाप उसको इजाज़त नहीं देते हैं, मतलब आपने फिर यही सब फेस किया है, आपको फैमिली से सपोर्ट था? देखिए, फैमिली से तो मुझे शुरू से सपोर्ट था और मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मेरे परिवार से मुझे बहुत सहयोग मिला। मेरे पापा मम्मी ने कभी भी इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं टोका, बल्कि मैं तो जिस परिवार से हूँ, हम लोग जैन फैमिली से हैं और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत रोका टोका जाता है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे दादाजी खुद कवि थे, लेकिन उनकी कोई रचना हमें सुनने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कभी कोई संग्रह नहीं किया। तो पापा मम्मी ने तो कभी नहीं रोका, लेकिन हाँ,
समाज में कई बार ऐसा हुआ शादी से पहले कि लोगों ने उनको भरने की कोशिश की। जैसे होता है ना कि अच्छा आप देखो ना ज़रा आपकी बेटी कर क्या रही है, पढ़ती लिखती बढ़िया से ये करती, तो पढ़ लिख तो मैं रही थी, क्लास टॉप कर रही थी, मैं कॉलेज टॉप कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं पढ़ाई का रास्ता नहीं चुन रही। पढ़ाई कर रही थी लेकिन पढ़ाई से मिलने वाले फ़ायदे का रास्ता नहीं चुन रही थी, मैं चुन रही थी कविताएं। तो लोगों ने कहा, ये तब तक कहते रहे जब तक कि उन्होंने ये नहीं देख लिया कि अनामिका कहीं तक पहुंच गई। जैसे ही मैं पहुंची तो लोगों ने फिर इस बात को स्वीकार किया, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि अब हमारे समाज की लड़कियां, या ये कह लो कि हमारे देश की लड़कियां, या ये कह लो कि फ़िलहाल हमारे बुंदेलखंड की लड़कियां इस रास्ते पे चल रही हैं। उन्हें लगता है कि अनामिका आइडल है, उन्हें लगता है ये आदर्श है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं किसी के आदर्श हूँ। जी। यदि आप बताना चाहें या हमारे साथ साझा करना चाहें, कोई आपके साथ ऐसा कोई क्षण हुआ जब आप टूट चुकी रही हों कि नहीं भाई अब आगे नहीं किया जा सकता, बहुत मैं हार चुकी हूँ, फिर आपने उसमें आप बैकअप कैसे आए, बाउंस बैक कैसे किया, ऐसा कोई लम्हा आपके जीवन में? नहीं, कविताओं से तो कभी नहीं हारी, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं हार गई, क्योंकि मेरी मेरी खुद की 2 पंक्तियाँ हैं जो मुझे हमेशा संबल देती हैं कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना। तो ये तो कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन प्रस्तुति में एक बार ज़रूर मैं टूट गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, और वो घटना इस तरह से थी कि किसी कवि ने, जो संचालक थे हमारे यहाँ, एक प्रथा थी, परंपरा, कि कविताएं सिर्फ नोक झोंक के ही काम आएंगी, या जब वो कुछ मतलब कवि उनको वाह वाह करेगा, सपोर्ट देगा, तभी वो सुना पाएंगी। तो उस समय मैंने पहले भी कई बार बहुत इंटरव्यूज़ में अपनी इस बात को कहा है, तो आज भी मैं रेखांकित थोड़ा सा कर देती हूँ। तो मुझे उस कवि का सपोर्ट नहीं मिला, उन संचालक का सपोर्ट नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो मैं हूट हो गई, लोगों ने मुझे सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। शायद ये ऐसा इसलिए हुआ था कि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं जब कविता सुनाऊंगी तो संचालक वाह वाह करवाएगा, तो इसमें मैंने क्या किया। तो वो दिन बहुत बुरा था। श्रोताओं ने मुझे बस ये समझ लो कि अंडे वंडे नहीं मारे थे, टमाटर फेंक के नहीं मारा, बाकी सब कुछ हो गया था। तो वो मैंने बैठ कर के सोचा समझा, और मैंने ये जाना कि अनामिका, अब आपको अपनी पिच खुद तैयार करनी है जिस पे आप खुद खेलेंगे। तो ये फिर मैंने किया। चूँकि आप बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप क्या हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? बिल्कुल, मैं भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ, और मैं बिल्कुल भी ऐसी मिली जुली बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धरती है। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में सभी धर्मों का स्वागत है, इज्जत है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं। हम हिंदू राष्ट्र से, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये भी स्वीकार होना जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं उस पर टिप्पणी तो ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि वहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जी। दिक्कत ये है कि यहाँ जो हो रहा वो भी ठीक नहीं हो रहा, और वो ये है कि लोग फ़िलिस्तीन को लेकर के बात करते हैं, कश्मीर को लेकर के बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो उसको लेकर के कोई बात नहीं करते हैं। बंगाल में एक बेटी के साथ दुर्घटना घटती है, उसको लेकर के कोई बात नहीं करते। वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो बुद्धिजीवी लोग ऐसे समय पे चुप हो जाते हैं। उनके लिए ज़रूर मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगी जिनको मैं, कि फ़िलिस्तीन के घायल होने पर जो अश्क बहाते हैं, काश्मीर पर जुल्म की झूठी गाथा जग में गाते हैं, हर आतंकी के मरने पर मातम खूब मनाते हैं, जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। तो जुल्म हिंदुओं पर होता है तो ये चुप हो जाते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए उस बात पर भी उन्हें बोलना चाहिए। क्या आप राजनीति में किसी राष्ट्रीय दल से समर्थन लेकर आने वाले चुनावों में लड़ना चाहती हैं, संसद या विधानसभा तक जाने की आपकी कोई इच्छा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने मना किया है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगी।
अपनी बात कहने के लिए आपको पहले उस स्थान पे होना चाहिए जहाँ से लोग सुन सकें। यदि मैं किसी कोने में जाके बोलूँगी तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं कहीं उधर ऊपर जा कर के बोलूँगी तो लोगों तक बात पहुँचेगी। इसका अर्थ ये है कि आपके पास एक पद होना चाहिए ताकि लोग आपकी बात सुन सकें। और वो यदि आपको राष्ट्र सेवा करने के लिए एक मार्ग आपको चुनना है और वो मार्ग राजनीति का मार्ग है, तो हाँ, मैं ज़रूर चुनूँगी और वही पार्टी चुनूँगी जिससे मेरी विचारधारा मैच करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी डॉक्टर अनामिका जैन, जिन्होंने बुंदेलखंड से लेकर के देश और विदेशों तक के सफ़र को हमारे साथ साझा किया। 2 पंक्ति मैं आपसे सुनना चाहूँगा जो हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आप सुनाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं सुनाती हूँ कि बंद पिंजरे के कैद परिंदे एक बार उड़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर तो देखो। मत सोचो कि कदम कदम पर मुश्किल आएगी, गिर के उठो, उठकर संभलो, मंजिल मिल जाएगी। रास्ते अपने आप बनेंगे, कदम बढ़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर तो देखो। मत सोचो, मत देखो पीछे, खुद को आगे बढ़ जाने दो। पंछी बनकर उड़ता है तो मन उड़ जाने दो। दूर अंधेरा हो जाएगा, दीप जगा कर तो देखो। बंद पिंजरे के कैद परिंदे एक बार उड़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर तो देखो। बहुत धन्यवाद।